हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का प्रीवियस ईयर मॉडल सेट का ये पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले वाले पार्ट में भी हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर कर लिया था। सभी सवाल सब्जेक्टिव हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मॉडल सेट इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो मॉडल सेट है वो जैक बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया है और आप लोग जानते हो क्वेश्चन जो है वो बुक से ही आता है। तो अगर कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर जैक बोर्ड ने ये मॉडल सेट बनाया है तो ज़रूर है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपको जो है नए मॉडल सेट में भी देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको एग्जाम में भी देखने को मिले। तो आप लोग इंपॉर्टेंट सवाल की कैटेगरी में इस सबको रख सकते हैं, वीवीआई कैटेगरी में, और इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, पहले वीडियोज़ में हम लोगों ने लगभग पहला पार्ट को कंप्लीट कर लिया था। ये वाला पार्ट जो हम लोगों ने थे, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देने को कहा गया था, तो हम लोगों ने 7 प्रश्नों को पहला पार्ट में देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस पहले पार्ट वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। वहाँ से जाकर आप इन सभी 7 सवालों का आंसर आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, आज के इस वीडियोज़ में हम लोग जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। यहाँ से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, लेकिन काफ़ी लंबा वीडियोस ना बने इसलिए मैंने इसको भी 2 पार्ट में बांट दिया है। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। घंटी का बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। इससे होगा ये कि जब भी आपके लिए कोई वीडियोस बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का पहला सवाल क्या है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैक बोर्ड के द्वारा सजेस्टेड क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीटेड मिलेगा, मॉडल पेपर में रिपीटेड मिलेगा, क्वेश्चन बैंक में रिपीटेड मिलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए इस सवाल का आंसर हम पहले आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला सवाल आप लोगों ने देखा, जैसे कि यहाँ पर है पहला सवाल, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो। ठीक है, इस वाले आंसर को हमने टाइप करना भूल गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये वाला आंसर टाइप ना होकर के कौन सा आंसर टाइप हो गया है, G77, है ना। G77 देशों से आप क्या समझते हैं, ये वाला आंसर टाइप हो गया। तो आप ये वाला क्वेश्चन को नोट कर लो, उसके बाद मैं ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन को डील करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन छूट गया है उसको हम शामिल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा इसके बाद वाला, उसमें हम लोग ये वाला सवाल शामिल कर लेंगे। इसका आंसर टाइप नहीं हो पाया है तो आप लोग जो है इस वाले आंसर को इस वाले क्वेश्चन को नोट करो। G77 देशों से आप क्या समझते हो। देखिए इसके आंसर में लिखना है G77 देशों से आप क्या समझते हैं। तो 50 से 60 के दशक में, यानी 50 से 60 के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की तेज प्रकृति से कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने अपना एक नया समूह बना दिया जो G77 यानी कि G77 के नाम से प्रसिद्ध हो गया। देखिए इसको समझने के लिए आप लोगों को करना क्या होगा कि 50 से 60 के दशक में दो तरह के देश थे, एक पश्चिमी देश थे, एक विकासशील देश थे। तो पश्चिमी देश की अर्थव्यवस्था में तेज प्रगति तो हुआ। पश्चिमी देश जितने भी थे वहाँ की अर्थव्यवस्था में, वहाँ के बिजनेस में, वहाँ के कारोबार में बहुत तेज प्रगति हुआ, लेकिन इससे विकासशील देश को कोई भी लाभ नहीं हुआ। वो लोग का हुआ। ठीक है, फिर इन लोगों ने डिसाइड किया क्यों ना हम लोग एक अपना कमेटी बना लें, एक अपना समूह बना लें। तो इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपना एक नया समूह बना दिया जिसे जो G77 के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, तो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ये सब बनाया था। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं क्या है। तो एक सवाल हम लोगों का यहाँ से छूट चुका है तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। दूसरा सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए थे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चलते हैं इसके आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, आ गए हम लोग अपने क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हो गया, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए थे। आंसर पे आते हैं। देखिए स्पिनिंग जेनी मशीन जो थी, स्पिनिंग जेनी मशीन ने कटाई की प्रक्रिया तेज कर दी थी। यानी ये पहले लोग क्या करते थे ना, हाथ से काटते थे, हाथ से धागा काटते थे फिर बुनते थे। तो ये जो मशीन आया तो इसने क्या किया, कटाई की प्रक्रिया को क्या कर दिया था, तेज कर दिया, और जिससे अब मज़दूरों की मांग घट गई। अब जैसे कि कोई मशीन जो है वो कटाई की प्रक्रिया तेज करेगी, एक मशीन जो है 100 आदमियों का काम अकेले कर रहा है तो वहाँ पे 100 मज़दूरों की मांग क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगला लाइन को समझे, एक ही मज़दूर कई सारे मज़दूरों का काम एक साथ कर लिया करते थे। यानी मशीन को सिर्फ चलाने के लिए एक मज़दूर रखा जाता था और वो मशीन जो है कई सारे कामों को निपटा दिया करता था। ठीक है, उसके बाद बेरोजगारी के डर से महिला कारीगर जो हाथ से धागा काट कर गुजारा करती थी घबरा गई, इसलिए इन्होंने इन मशीनों को लगाने का क्या कर दिया, विरोध कर दिया। ठीक है, बहुत सारे उस समय महिला कारीगर जो थी वो हाथ से क्या करती थी, धागा को काटती थी। जब उन्होंने देखा कि ऐसा मशीन आ चुका है कि एक इंसान सिर्फ उसको घुमा रहा है और 100 इंसानों का काम वो कर रहा है, तो इससे क्या हुआ, वो लोग डर गए कि अब हमारा रोज़गार छीना जाएगा। तो उन लोगों ने जो है इन मशीनों का क्या कर दिया, विरोध कर दिया। तो इसको आप लोग यहाँ से नोट कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 10 में देखें ध्यान से, भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखना है। तो भारत का एक खाद्य फसल का नाम आपसे पूछा है, और लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को 2 खाद्य फसल का बताएंगे। हो सकता है कि वहाँ पे क्वेश्चन को पलट दे। ठीक है, चलिए पहले आंसर पे चलते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है, भारत के जो है एक खाद्य फसल का नाम बताना है और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों को लिखना है। तो हम क्या रखेंगे, बताते हैं आपको। देखिए भारत की 2 प्रमुख खाद्य फसल जो है चावल और गेहूं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चावल के बारे में भी आपको बता देते हैं, गेहूं के बारे में भी बता देते हैं। हो सकता है कि आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन ना दे करके पूछ ले जाए कि गेहूँ के जो है गेहूँ को उगाने के लिए भौगोलिक दशाओं को लिखें। ठीक है, या नहीं तो आपसे पूछ लेगा चावल को उगाने के लिए भौगोलिक दशाओं को लिखें। तो ये वाला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इन दोनों सवालों को कवर करते हैं तो इसी सवाल से आपको 3 सवाल आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। पहला गेहूं के जो है भौगोलिक दशा, चावल की भौगोलिक दशा, और ये वाला सवाल। ठीक है, तो अगर ये वाला हूबहू सवाल पूछता है और कोई एक पर पूछेगा तो या तो आप गेहूँ पर आंसर करोगे या तो फिर आप चावल पर आंसर करोगे। ठीक है, लेकिन अगर इंडिविजुअल पूछेगा गेहूं के बारे में तो गेहूं के बारे में जवाब देना है, अगर चावल के बारे में पूछेगा तो फिर हम चावल के बारे में जवाब देंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियाँ। ठीक है, अब आप यहाँ से आंसर करेंगे चावल के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है, पहला ऑप्शन। ठीक है, चावल के लिए क्या हो जाएगा, उष्ण और आर्द्र जलवायु बहुत अनुकूल है। इसी में आपको लिखना है इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा यानी चावल के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो चावल की खेती के लिए क्या होना चाहिए, जो वार्षिक वर्षा होती है तो उसमें आपको 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और तापमान जो होना चाहिए वो 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, दोमट मिट्टी उपजाऊ होती है। तो चावल की खेती के लिए कैसी मिट्टी उपजाऊ होती है, दोमट मिट्टी। यहाँ से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल कर आ रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, दोमट मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ होती है जिसमें काफ़ी समय तक पानी इकट्ठा रहे और इस फसल के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला सवाल, गेहूं के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति। ठीक है, इसी में आप लिख लीजिए कि गेहूं के लिए बोते समय ठंडी और आर्द्र जलवायु अनुकूल होती है, किंतु पकते समय मौसम शुष्क और उष्ण होना चाहिए। ठीक है, यानी जिस समय हम लोग गेहूं को बोएंगे उस समय तो ठंडी होनी चाहिए और आर्द्र होनी चाहिए, यानी हल्का फुल्का ओस होना चाहिए। और किंतु जब गेहूं पक जाता है, जिस समय हम लोग उसको काटते हैं, तो उस समय मौसम शुष्क होना चाहिए, शुष्क मौसम होना चाहिए, ठंडी का दिन नहीं होना चाहिए, और उष्ण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, गेहूं के लिए औसत वार्षिक वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, जबकि चावल के लिए क्या था, 100 सेंटीमीटर ना। अब यहाँ देखो, सर्दियों में हल्की वर्षा या सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। अगर सर्दी का दिन है तो हल्का वर्षा होना चाहिए या फिर सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए। इससे क्या होता है, फसल उत्तम प्राप्त होते हैं। इसके लिए जो मिट्टी होती है वो दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो यहाँ पर आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल कर आएगा कि गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए, तो दोमट मिट्टी। ठीक है, गेहूं के लिए वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए, 75 से 100 सेंटीमीटर। ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से निकालना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, गेहूं के लिए बोते समय ठंडी और आर्द्र जलवायु अनुकूल है। बस इतना ही आपको याद रखना है। यहाँ से आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इससे निकल गया। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए चावल में। चावल वाली में से क्या करना है आपको, चावल की खेती के लिए औसत वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक हो गया। तापमान अगर पूछेगा तो 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। उसके बाद चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी हो गया। ठीक है, क्लियर है। और चावल की खेती के लिए जो जलवायु चाहिए उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसी में से निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं निकलेगा। अगर हम बात करें तो G77 क्या है, तो G77 जो है विकासशील देशों का समूह है। यहाँ से एक क्वेश्चन आप बना लेना ऑब्जेक्टिव, G77 क्या है क्वेश्चन बनाना, और यहीं से आप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेना कि विकासशील देशों का क्या है, एक समूह है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सभी का लिंक मिल जाएगा। सभी को ज्वाइन कर लीजिए। आप में से यदि जो गर्ल्स हैं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ना ज्वाइन करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।